सुबह 6 बजे का समय था और तारीख थी 20 जुलाई 2021। उत्तर प्रदेश के जिला समल के मुटेना गांव के पास दक्षिण की ओर खेत के बीचों बीच पेड़ से लाश लटकी हुई थी। उसके नीचे एक औरत और दो लड़कियां विलाप कर रही थी। उनके अलावा गांव के कुछ लोग भी मौजूद थे। उसी गांव की एक व्यक्ति ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी। वहां मौजूद सभी को पुलिस के आने का इंतजार था, लेकिन वे आपस में कानाफूसी करते हुए अचरज भी जता रहे कि 60 साल से अधिक उम्र के इस सीधे साधे बुजुर्ग ने आखिर फांसी क्यों लगाई होगी, कैसे फंदा बनाया होगा, कैसे फांसी लगाई होगी। कुछ देर में ही चौकी इंचार्ज 2 कांस्टेबलों के साथ वहां पहुंच गए। उन्होंने पहले आसपास के लोगों को वहां से हटाया, फिर पेड़ से लटकी लाश का गहराई से मुआयना किया। मृतक की पहचान मुटेना के हरपाल यादव के रूप में हुई। पुलिस की निगाह में मामला आत्महत्या का लग रहा था, इसलिए पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि वहां मौजूद कुछ लोगों ने हत्या किए जाने की आशंका जरूर जताई, लेकिन मृतक के घर वालों में से किसी ने भी किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया। हरपाल यादव के पास 30 बीघा खेती की जमीन थी। वह खेती कर अपने परिवार का गुजर बसर करते आ रहे थे। उनकी 3 बेटियां नीतू, प्रीति व कविता थी, जिनकी परवरिश में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हालांकि उनको बेटी की कमी भी खलती रहती थी। बेटा नहीं होने की टिस के चलते उनकी एक आदत शराब पीने की भी लग गई थी, जबकि पत्नी लाजवंती उनसे शराब छुड़ाने को कहती रहती थी। उन्होंने बड़ी बेटी नीतू की शादी कई साल पहले कर दी थी। कुछ समय से दूसरी बेटी प्रीति की शादी की चिंता सताने लगी थी। लाजवंती प्रीति के विवाह को लेकर कुछ ज्यादा चिंतित रहती थी। इसकी वजह यह थी कि वह बाकी 2 बेटियों से अलग जिद्दी स्वभाव की थी। अपनी बात चाहे जैसे हो मनवा कर ही दम लेती थी। शादी की चिंता में घुले जा रहे माता पिता की समस्या का समाधान प्रीति ने खुद ही निकाल लिया। उसने अपनी मां को बताया कि वह अपनी ही जाति के बदायूं के रहने वाले धर्मेंद्र यादव नाम के लड़के को जानती है। उसने उसे एक शादी में देखा था, उसे वह पसंद करती है। प्रीति को उसके बारे में जो जानकारी थी माँ को बता दी। माँ लाजवंती ने यह जानकारी अपने पति को देकर बताई कि धर्मेंद्र बदायूं जिले के इस्लाम नगर तहसील के पतिशा गांव का रहने वाला है। उसके 4 भाई और 1 बहन है। जल्द ही प्रीति के माता पिता ने धर्मेंद्र के परिवार वालों से मिलकर कोरोना काल में ही शादी तय कर दी, किंतु शादी की तारीख कोरोना की वजह से तय नहीं हो पाई। प्रीति और धर्मेंद्र की शादी तय हो जाने के बाद वे मिलने को बेचैन हो गए थे, किंतु सामाजिक और पारिवारिक मान मर्यादा के चलते मिल नहीं पा रहे थे। दूसरा, कोरोना काल की वजह से कहीं आना जाना भी मुश्किल था। दोनों की फोन पर बातें होने लगी। उसके बाद उनकी मिलने की इच्छा और प्रबल हो गई। एक दिन धर्मेंद्र ने प्रीति से मुलाकात करने का आग्रह किया। प्रीति भी इसी का इंतजार कर रही थी। धर्मेंद्र ने मिलने की जगह और समय बताया। धर्मेंद्र से मिलने के बाद प्रीति उस पर फिदा हो गई। उसे अपने सपनों का शहजादा मिल गया। इखेरे बदन के मजबूत कद कोटी वाले धर्मेंद्र के चेहरे पर गजब का आकर्षण था। उसने बातें कर प्रीति बहुत प्रभावित हुई। धर्मेंद्र भी प्रीति को देखकर लट्टू हो गया। जवानी से मदमस्त प्रीति को देखा तो एकटक से देखता ही रह गया। उसकी सुंदर काया, झलकती जवानी और अदाएं धर्मेंद्र को बहुत पसंद आई। उस रोज उनकी छोटी सी मुलाकात हुई, लेकिन बाद में दोनों ने मिलने जुलने का सिलसिला बना लिया। धीरे धीरे धर्मेंद्र का प्रीति के घर भी आना जाना हो गया।
प्रीति भी अपने होने वाले ससुराल घूम आई। धर्मेंद्र ने प्रीति से कहा कि वह काफी धूमधाम से पूरे जश्न के साथ शादी करना चाहता है, जबकि कोरोना काल में शादी में लगी बंदिशों के चलते शादी की तारीखें टलती जा रही थी। इसी बीच उनके बीच वह सब भी हो गया जो विवाह बाद होना चाहिए। उनकी शादी अब महज विशेष औपचारिकता भर रह गई। दोनों एक दूसरे के दीवाने हो गए। उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में भी खाई थी। शादी के इंतजार में 2 महीने और निकल गए। जून का महीना भी जाने वाला था। उन दिनों धर्मेंद्र प्रीति के पास आया हुआ था। प्रीति के घर वालों को उनके मिलने जुलने से कोई आपत्ति नहीं थी। वह अक्सर शाम तक ठहरता और फिर अपने घर चला जाता। उस दिन धर्मेंद्र ने प्रीति से अचानक कहा कि उसे कुछ खास बात करनी है। उसके साथ ही वह पूछ बैठा, अच्छा प्रीति, एक बात बताओ। क्या? प्रीति खुशी से बोली, तुम्हारे पिताजी हमारी शादी में कितना रुपये खर्च करेंगे? प्रीति याद करती हुई बोली, नीतू दीदी की शादी में 3 लाख रुपए खर्च हुआ था। मेरी शादी में भी लगभग इतना तो खर्च करेंगे ही। इतना पैसा जमा कर लिया होगा पिताजी ने? धर्मेंद्र चिंता जताते हुए बोला, इतनी रकम की व्यवस्था नहीं है, फिर भी कुछ रिश्तेदारों से और कुछ खेती की जमीन पर बैंक से लोन लेने की तैयारी कर रहे हैं। प्रीति बोली। तभी धर्मेंद्र बोला, 3 लाख रुपए में क्या होगा? देखो, मुझे अपना कोई कारोबार करने के लिए कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए। बारात की अच्छी खातिरदारी होनी चाहिए। दहेज के लिए जरूरी सामान के लिए भी 3 लाख रुपए कम पड़ जाएंगे। शादी के बाद कोई किसी का साथ नहीं देता। हम दोनों जो खुशहाल जिंदगी का ताना बाना बुन रहे हैं, सुनहरे सपने देख रहे हैं, वे सब पूरे नहीं हो सकेंगे। इतना पैसा कहाँ से आएगा? प्रीति चिंतित हो गई। चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास उसका समाधान है। धर्मेंद्र बोला। वह क्या? प्रीति ने पूछा। देखो, पिताजी के पास 3 बीघा जमीन है, 3 बेटियां हैं, बेटा कोई है नहीं। हमारे हिस्से में भी 10 बीघा जमीन आएगी। उन्हें सिर्फ इतना करना है कि हमारे हिस्से की जमीन बेचकर रकम हमें दे दे। धर्मेंद्र की बात प्रीति की समझ में तो आ गई, पर दुविधा के साथ बोली, लेकिन ये बात उनको कौन समझाएगा? तुम और कौन? नहीं माने तो? नहीं, कैसे मानेंगे? तुम कोई गलत थोड़े कहोगी। ऐसा करने से उनके सिर पर कर्ज का कोई बोझ भी नहीं पड़ेगा और वह अपनी तीसरी बेटी की शादी अच्छी तरह से कर लेंगे। कुछ सोचती हुई प्रीति बोली, अच्छा चलो, मैं आज ही उनसे बात करूंगी। थोड़ी देर रुककर धर्मेंद्र चला गया। रात में पिता को खाना खिलाने के बाद प्रीति ने धर्मेंद्र ने जैसे कहा था पिता को वैसे ही कह दिया। संयोग से माँ भी वहाँ मौजूद थी। हरपाल प्रीति की बात सुनकर अवाक रह गया। उन्होंने तुरंत कहा, देखो प्रीति, मैं तुम्हारी हर बात मान लेता हूँ, लेकिन यह बात मुझे जरा भी पसंद नहीं है। प्रीति ने पिता को समझाने की कोशिश की। धर्मेंद्र कह रहे थे कि 10 बीघा जमीन बेच ली जाए तो शादी ठीक ठाक हो जाएगी। धर्मेंद्र को भी कोई काम धंधा करने के लिए रकम मिल जाएगी। वैसे भी तीनों बहनों के नाम 10-10 बीघा जमीन तो आनी ही है। दोबारा जमीन की बात सुनकर हरपाल आग बबूला हो गया। गुस्से में बोला, जमीन मेरी माँ है, तुम लोगों के कहने पर मैं अपनी माँ को बेच दूं? ऐसा आज तक खानदान में न हुआ है और न आगे होगा। इतना कहकर वह वहां से उठकर चले गए। जाते जाते कह गए, आइंदा अब इधर मत आना, मुझसे बात मत करना। तुम्हारी शादी तो मैं किसी तरह करवा ही दूंगा, उसके बाद समझो हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। प्रीति पिता की इस नाराजगी से काफी दुखी हो गई। उसने पूरी बात अगले रोज धर्मेंद्र को फोन पर बताई। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे कि उसके पिता जमीन बेचने को तैयार हो जाए। 1 हफ्ते तक बाप बेटी के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। धर्मेंद्र ने भी प्रीति की इस बीच कोई खोज खबर नहीं ली। आखिरकार
प्रीति ने ही फोन कर धर्मेंद्र से हालचाल पूछा। फोन पर धर्मेंद्र काफी उखड़ा उखड़ा सा लगा। वह लापरवाही से बात करता रहा। प्रीति ने महसूस किया कि जैसे उसके मंगेतर धर्मेंद्र को उससे कोई लगाव नहीं रहा। किसी तरह से प्रीति अपने प्रेम और अंतरंग संबंधों का हवाला देते हुए धर्मेंद्र को मनाने में कामयाब रही। वह धर्मेंद्र के प्रेम जाल में बुरी तरह से फंस चुकी थी। धर्मेंद्र को अपना सब कुछ सुपुर्द कर चुकी थी। उसने धर्मेंद्र को आश्वासन दिया कि वह कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी जिससे पिता उसके हिस्से की जमीन देने के लिए राजी हो जाएंगे। इसी के साथ उसने धर्मेंद्र को किसी जगह बैठकर समस्या का समाधान निकालने का सुझाव दिया। धर्मेंद्र प्रीति की बात मानते हुए उससे मिला। मिलते ही प्रीति उसके गले लगकर बोली, गुस्सा थूक दो, आओ कोई तरीका निकालते हैं। बुड्ढे ने तो सारा खेल बिगाड़ दिया और ऐसा ही हाल रहा तो हम दोनों को वह जीते जी सुखी जीवन शुरू करने नहीं देगा। धर्मेंद्र गुस्से में बोला, तो फिर उन्हें रास्ते से ही हटा देते हैं। प्रीति तुरंत बोली। धर्मेंद्र अवाक रह गया। ये तुम क्या कह रही हो? वो तुम्हारे पिता हैं। पिता हैं तो क्या हुआ? तुम सही कह रहे हो। उनके जीते जी हमें सुखी जीवन नहीं नसीब होगा। एक बार फिर समझाते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। धर्मेंद्र बोला, तुम इसमें साथ मत दो। मैंने जो योजना बनाई है उसमें मेरी मदद करो। उसके बाद प्रीति ने धर्मेंद्र को अपनी योजना बताई और दोनों ही उसे अंजाम देने की तैयारी में जुट गए। योजना के मुताबिक दोनों ने मिलकर हरपाल को ठिकाने लगाने की पूरी तैयारी कर ली थी। उसके बाद जो घटित हुआ उसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की गहन जांच से सामने आ गया। वह इस प्रकार है। 19 अगस्त 2021 को हरपाल खेतों पर काम करने के बाद घर आ रहे थे। रास्ते में गांव का ही एक दोस्त मिल गया। वह शराब पीने पिलाने वाला दोस्त था। दोनों ने एकांत में बैठकर शराब पी। फिर हरपाल घर आ गए। तभी प्रीति ने बताया कि अभी उनसे कोई मिलना चाहता है। प्रीति अपने पिता को घर से दूर खड़े धर्मेंद्र के पास ले गई। वह बाइक लेकर खड़ा था। प्रीति अपने पिताजी को धर्मेंद्र के हवाले कर घर आ गई। धर्मेंद्र हरपाल को उनके खेतों की तरफ ले गया जहां उसका साथी गौरव मौजूद था। वहां बैठकर हरपाल को और दारू पिलाई गई। जब वह नशे में काफी धुत हो गया तब उनके सिर पर रोड मारकर हत्या कर दी। हरपाल की मौत के बाद धर्मेंद्र ने पूरी बात फोन से प्रीति को बता दी। उनके द्वारा ही गले में फंदा डाले हरपाल के पेड़ पर लटके होने की खबर घर पहुंचा दी गई। प्रीति इससे पहले ही घटना स्थल पर पहुंच चुकी थी। फिर उन्होंने लाश पेड़ से इस तरह लटका दी जिससे मामला आत्महत्या का लगे। हरपाल की लाश को पेड़ से लटकाने में काफ़ी समय लग गया, लेकिन सुबह होने से पहले ही प्रीति ने सभी परिचितों को इस घटना की सूचना दे दी और वे आनन फानन में घटना स्थल पर जा पहुंचे। हत्या के इस मामले को आत्महत्या बनाने की कोशिश तो की गई, लेकिन धर्मेंद्र और उसके दोस्त इसमें सफल नहीं हो पाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही इसका खुलासा हो गया। फिर पुलिस ने शक के आधार पर परिजनों से पूछताछ की, जिसमें प्रीति का व्यवहार ही संदिग्ध दिखा। उसके बयान के आधार पर पुलिस ने धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। पूरे हत्याकांड में प्रीति की साजिश होने के कारण 120वीं आईपीसी के तहत प्रीति को भी नामजद किया गया। तीनों आरोपियों से पूछताछ के बाद उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया।